ओके 10.1 एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो रिकॉर्ड की है बुक से, उसमें उसको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। इन्होंने पहले जो है वो ए फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश की है और फिर जब उसको उसके में डिफरेंट वैल्यूज़ लेके उसको प्लॉट किया है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि इसकी पैराबोलिक फॉर्म बन रही है। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है जो कि नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए के बराबर है। और इसी तरह आपने इन्होंने बी फाइंड किया कर्ल ऑफ ए को लेके। वो सारा मैथ इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया हुआ है कि ये किस तरह से आएगा, और फिर ये प्लॉट करके इनकी जो ग्राफ्स आ रहे हैं वो भी इन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको इक्वेशंस कहा था वो ये वाली चीज़ है, जो बाउंड्री कंडीशन उन्होंने अप्लाई करके आपको पूरी इन्होंने सॉल्व करके बताई हुई है कि जब एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है तो किस तरह से आपके पास जेड डायरेक्शन में जो है ना वो फ्री करंट जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके हर चीज़ डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने सॉल्व की हुई है। और जो मैंने आपको बता रही थी वो सब कुछ भी इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से सॉल्व हुई है। जो मैं आपको बात बता रही थी उस वाली प्रॉब्लम में वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास अगला जो है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टीन्यूस डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपके पास अगर कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास क्या होगा। ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिटार्डेड एंड मास पोटेंशियल। अब भी हमने ऊपर जो है वो रिलेशन डिराइव किए हैं लॉरेंस गेज को यूज़ करते हुए। एक हमने 4D पाइजॉन इक्वेशन जो है उसका रिलेशन हमने डिराइव किया और एल के लिए हमने एक रिलेशन देखा, और फिर हमने 4 वेक्टर ए म्यू और जे म्यू जो है ना वो भी हमने डिफ़ाइन किए और उनको एक्सपेंड करके उन्होंने लिख दिया है कि वो इसके बराबर है। फिर उसके बाद ये सारे रिलेशन जो इधर लिखे हुए हैं वो सब जो है ना रिवीजन है कि ये सब जो है ना वो पहले डिराइव हो चुके हैं। स्टैटिक सिचुएशन में जब कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं होती तो आपके पास ऊपर वाले जितने भी रिलेशंस हैं वो सिंपल रिड्यूस हो जाते हैं 3D पाइजॉन इक्वेशन में, और उनके सॉल्यूशंस उनके सामने लिखे हुए हैं। तो आर वेक्टर और उनके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। अब आपके पास एक कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस फिगर बनाई गई है, जिसमें आपके पास एक सोर्स पॉइंट है जिसे डी टॉ कहा है। इसके अलावा एनक्लोजिंग सरफेस है एस प्राइम, वॉल्यूम है वी प्राइम जो कि सोर्स कंटेन कर रहा है रोज एन जे को। इसके अलावा आपके पास एक सोर्स का पोजीशन वेक्टर है ये वाला। ये आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है ये उस ऑब्जर्वर पॉइंट का जिस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल या इलेक्ट्रोफील्ड या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है। तो अब आपके पास जो है, अब हमने असल में हमारे चैप्टर के अंदर मकसद ही है कि हमने ये देखना है कि अगर सोर्सेज जो हैं वो आपके पास टाइम डिपेंडेंट हो जाएं तो क्या होता है। तो अब आपके पास अगर टाइम डिपेंडेंस आ गई है तो अब आपके पास क्या है, बिल्कुल वैसी ही डायग्राम है, बस हर जगह अब आपके पास जो है वही टाइम डिपेंडेंस है। तो अब आपके पास जो ऑब्जर्वर है अगर वो फील्ड पॉइंट पी पे है वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा चेंजेस इन द पोटेंशियल एंड और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम t. However, those changes observed at the field point P result from the changes in rho and j। जैसे हम पहले पढ़ा था कि जो भी आपके पास पोटेंशियल में किसी भी पॉइंट पे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो चेंज आ रहा होगा वो किस वजह से होगा, वो चेंज होगा चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी के अंदर चेंज होने की वजह से एट अर्लियर टाइम। जैसे पहले भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था जब हम कूलम गेज देख रहे थे कि अर्लियर टाइम से मुराद ये है कि अब एक पॉइंट है जब सोर्स है जहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, और एक ऑब्जर्वर पॉइंट है जिसके ऊपर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होके ऑब्जर्वर पॉइंट तक जा रही है, तो जिस टाइम पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, मिसाल के तौर पे चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो जिस पॉइंट की वजह से आप जिस पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं, आप जिस पॉइंट की वजह से फाइंड करें उस वक्त उससे जिस टाइम पे चार्ज पास किया, अब वो वहाँ से चार्ज गुज़र गया, आप तक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिले होके पहुँची है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो चेंजेस आए हैं रो या जे में डिटेक्टेड एट अर्लियर टाइम, उसको इन्होंने टी आर लिखा है, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं टी माइनस आर ओवर सी, बिकॉज इट टेक्स अ finite amount of time for electromagnetic news या changes occurring at a source point to propagate to the observer feed point PRT। जो ही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि वही बात है। तो in term of space time light cone diagram for propagation of electromagnetic news in free space या vacuum, इन्होंने एक कौन टाइप बनाने की कोशिश की है, द लाइट कौन इन स्पेस टाइम। ये आपके पास एक स्पेस और टाइम के दरमियान में ग्राफ बना हुआ है, और सोर्स जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरो से सोर्स है, और एक पॉइंट पी है जिसको जो फील्ड या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपका। तो आपके पास ये आपके पास जो है सी टाइम, ठीक है, और ये आपके पास स्पेस है। ये आपके पास जो है वो जैसे इन्होंने आपके पास लिख दिया है कि ये आर है और ये आपके पास सी टी है, तो ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास इसके बराबर आ गया। अब वो जो सी डेल्टा टी है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये सोर्स पॉइंट और ये आपके पास एक टाइम है, मतलब ये वो पॉइंट है जिस टाइम है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन या चेंजेस प्रोड्यूस हुए, और जिसको इन्होंने टी आर कह दिया, और ये सी टी टाइम है जिस पे वो इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँची। तो उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास इन्होंने लिख दिया टी माइनस टी आर, और आर इटैलिक जो है वो हमने ऊपर देखा है वो किसके बराबर है, वो वैल्यू यहाँ इन्होंने पुट कर दी। अब इसमें क्या है, सी डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपने देख लिया कि सी डेल्टा टी सी टी माइनस टी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्चुअली इटैलिक ओके जो कि एक्चुअली इटैलिक आर के बराबर है। एक मिनट ये मैं आपको कंफर्म करती हूँ। फिर उसके बाद आपके पास जो है, अगर हम उसे इटैलिक आर के बगैर फ़िलहाल ले लेते हैं और वहाँ से हम टी और टी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टी आर जो है वो रिटार्डेड टाइम है आपके पास, और आर जो है इटैलिक आर वो एक्चुअली आपके पास सिंपल आर और आर प्राइम, मतलब सिंपल आर और आर प्राइम आपके पास क्या थे, सिंपल आर था आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और जो आर प्राइम है वो आपके पास क्या है, आर प्राइम आपके पास सोर्स का जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो उस हिसाब से इटैलिक आर जो है वो इसके बराबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बराबर है। एक मिनट, ठीक है, इसको बस फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया, क्योंकि सोर्स जो है उसको हम रिटार्डेड टाइम से शो कर रहे हैं कि उस पर जो इन्फॉर्मेशन जिस टाइम पे उससे निकली है। फिर यूनिट फैक्टर है, सिर्फ मुझे अपनी जो चीज़ें कंफर्म करनी है वो ये है कि सी डेल्टा टी जो है वो इटैलिक आर के बराबर है। और इस केस में वैसे हमारे पास इटैलिक आर जो होता है वो हम लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन सोर्स पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इस केस में हमारे पास ये जो सोर्स पॉइंट है, ओके ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस इसके क्रॉस ले रहे हैं ना, तो लेकिन ये हमारे पास इन्होंने इस चीज़ को आर कहा है, सी डेल्टा टी को, और आर जो है वो ये डिस्टेंस भी है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है।
अगर हम लोग बाकी सब तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक तरफ हम आर इटैलिक आर को ले रहे हैं, आर माइनस आर प्राइम। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये कौन बन रही है, इसकी तीनों साइड, तीनों इसकी जो ये ट्रायंगुलर तीनों साइड्स हैं ना, ये और ये तीनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होंगी, ये तो चलो आर इन्होंने कहा है, ठीक है, फिर अगर वो इसको भी आर ले रहे हैं तो फिर ये वाली जो चीज़ है इसको, ये तो फिर आर नहीं हो सकती। ओके, सॉरी, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं था। मैं बुक से रीड किया था तो इससे मैंने रीड नहीं किया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कौन बन रही है। हेलो, वेल, मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता नहीं है कि वाकई ही ऐसा ही है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा है तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि आपके पास जो है वो एक्चुअली जो मैं जिस तरह से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आई थिंक मैं थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर रही हूँ। असल में आपके पास ये जो एंगल बन रहा है, आपके पास ये वाला, ये है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 45 का है, ये 90 का है, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास ये एंगल भी 45 का होगा। तो उस हिसाब से मेरे ये तीनों साइड्स जो हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर ये 45 है, ये 45 है और ये 90 है, तो तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, इन द सेंस कि ये दो आपस में सेम होंगी और जो ये वाली होगी वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। सो हम लोग जो है अब आगे देखते हैं कि आपके पास ड्यू टू कॉजालिटी आपके पास ये है कि हर जो भी काम होता है उसका कोई ना कोई कॉज होता है। आपके पास जो टेक्स अ फाइनाइट टाइम फॉर अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी at the source point at the earlier retarded time t to propagate to the observation field point at the later time this. In free space vacuum, that like this electromagnetic news information propagate with speed of light. We point out here for completeness sake that both the source point and observation field point are at rest in the lab frame, an inertial non-accelerating reference frame. The electrodynamic of the situation will be different if the observer is moving relative to source, if both the source and the observer moving with respect to a chosen frame to the lab frame. Special relativity deal with these situations. Thus, for non-static source, volume charge density or volume density distribution, the scalar and vector potential at the observation field at the later time, casual time this, are casually related to the source at the source point this at that time, so called the retarded time. तो एक later time है और एक आपके पास retarded time है. Retarded scalar and vector potentials are this. These expressions for the potentials are known as retarded potential because changes in the source volume charge density or current density distribution. Okay, हमारे पास retarded scalar and vector potentials आ गए. फिर these expressions for the potential are known as retarded potential because changes in the source volume charge density or current density distribution rho and j at source point occurring at the earlier retarded time take a time interval this to propagate from the source point to the observation field point arriving there at the later casual time this.
This is exactly the situation where an observer is looking out into the sight sky light electromagnetic radiation from a star a distance away arriving। आपके पास यहाँ पे ना बताया हुआ है कि सिचुएशन किससे लिंक करिए, इसको फिज़िकली सिचुएशन के साथ लिंक करने के लिए बताया कि अगर आपके पास एक ऑब्जर्वर हो और वो जो है वो नाइट स्काई रात को चांद की आसमान की तरफ देख रहा हो, तो जो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किसी डिस्टेंट स्टार से आ रही हैं, लेट्स सपोज आपके पास जो आर डिस्टेंस है वो आपके पास इन्होंने यूँ लिखा हुआ है कि आर ऑब्जर्वर माइनस आर स्टार, इसमें आपके पास क्या है अवे इतना डिस्टेंस पे है वो स्टार, अराइविंग ऑन अर्थ एट टाइम टी, वो आपके पास जिस टाइम पे अर्थ तक पहुँचे टाइम हैड टू हैव लेफ्ट द सरफेस ऑफ दैट स्टार एट एन अर्लियर टाइम, तो किसी अर्लियर टाइम पे उसने जो है वो स्टार की सरफेस को छोड़ा होगा जो कि इसके बराबर है, जैसे हमने पीछे रिटार्डेड टाइम देखा है जो कि इसके बराबर होता है। ये ट्रांजिट प्रोपगेशन टाइम ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ इज़ दिस, तो ये आपके पास जो है वो टाइम है प्रोपगेशन का। तो फ्रॉम आर ऑन स्टार द सन दिस टाइम इंटरवल इज़ दिस, तो ये आपके पास जो है अर्थ सन से अर्थ तक का जो टाइम इंटरवल है वो आप उसको इस तरह स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर लें, सो डिस्टेंस को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर लें, अर्थ और जो सन का डिस्टेंस है। तो thus we say that our astronomical distance is significant but it is also important even for laboratory everyday distance scale। तो ये आपके पास लाइट को जो है वो सन से अर्थ तक आने में इतना टाइम जो है वो आपके पास लगेगा। पहले हम ये चीज़ें सारी देख चुके हुए हैं स्टैटिक सोर्सेस के केस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशंस देख चुके हैं और नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, फिर पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें, फिर उसका ग्रेडियंट लें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इसी तरह आपके पास कर्ल ऑफ ए है, फिर उसमें आपके पास ए की वैल्यू पुट करें, फिर उसका कर्ल लें तो आपके पास बी है। तो बेसिकली हाँ ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं स्टैटिक केस के लिए, तो हम टाइम डिपेंडेंट के लिए ऑब्वियसली इनको जनरलाइज नहीं कर सकते कि आप सिंपल टाइम का या रिटार्डेड टाइम का या टी का आप फैक्टर जो है वो आर्गूमेंट में ऐड कर दें ई एंड बी के रो एंड जे के, तो आपके पास जो है ना वो जो है आपके पास टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली आपके पास रीज़न उसका ये है कि ये आपके पास जो रीज़न है कि ये एक्सप्रेशन क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास जो कैजुअल कनेक्शन है बिटवीन टाइम एंड रिटार्डेड टाइम, ये रिलेशन जो है वो प्रॉपरली इन द जो है वो इसके अंदर इंटर नहीं किया गया दो फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रॉपरली इस कनेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तो हमें कुछ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें रो एंड जे आर जो है ना एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं आर के, और आपके पास कैजुअल रिलेशन जो है वो आपके पास आर के किस तरह से रिलेशन बन रहे हैं बाय थ्रू टी आर एंड हेंस आर इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ आर विद दिस, मतलब इन सब चीज़ों के वो फंक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपरली जो है वो करेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं ई एंड बी, वी नीड टू बैकअप एंड कैलकुलेट दिस रिलेशन मच मोर केयरफुली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम लोग के पास जो रिटार्डेड पोटेंशियल है वी, इसका हमने लेप्लासियन देखना है कि आपके पास द लेप्लासियन ऑफ द रिटार्डेड पोटेंशियल वी, इट इज़ क्रिटिकल टू रियलाइज दैट द इंटीग्रेंट इन दिस डिपेंड ऑन आर इन टू प्लेसेस, ठीक है। एक explicitly in the denominator of the integrand because dialectic r is equal to this, and also implicitly in the numerator of the integrand because t r जो है उसके अंदर भी आपके पास dialectic r की डिपेंडेंस आ रही है, ओके। तो हमने फिर इसको क्या लिखा कि क्या क्या रिटार्डेड पोटेंशियल को हम लोगों ने इस तरह की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो डेल है वो आपके पास आर का फंक्शन है ओनली, ठीक है। अब हमने इसका ग्रेडियंट लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अगली सा मैथ हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको फॉलो करते जाएं और
मैं सजेस्ट करूँगी कि आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाएं ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाए। ओके, अच्छा मैं ये कह रही थी कि अब आपके पास ये आ गया है टी आर में, इसमें टी आर की फॉर्म में भी इन्होंने इसको लिखा हुआ है और अब टी आर की वैल्यू क्या है वो आपको पता है। अच्छा, अब आपने क्या करा कि आपने जो है वो ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई करना है। अभी पहला स्टेप तो यही है कि आपके पास स्पेशल ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल एट द फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी आर, ठीक है। तो कि बट रो जो है वो एन एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड आल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज आपके पास आर का इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट से मुराद यहाँ पे बेसिकली ये कि तो डायरेक्ट भी आर का फंक्शन है और इनडायरेक्ट भी वो आर का फंक्शन जैसे इस केस में वो बन रहा है, ठीक है। तो बाय द चेन रूल अब आपने इस पर चेन रूल अप्लाई करना है और वो आपने इस तरह से अप्लाई करना है क्योंकि जो रो है वो आर, अगर हम ऑब्वियसली क्योंकि देखें ये ग्रेडियंट जो है वो किसका फंक्शन है, वो आर का फंक्शन है, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपने जो है ना इस रो को विद रिस्पेक्ट टू दैट आर जो है ना वो आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपने उसको जब विद रिस्पेक्ट टू दैट आर डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने दो एक तो पहले तो आपने सिंपल एक प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया ना, पहले रो के ऊपर लगाया और 1/r को ऐसे ही रहने दिया, फिर 1/r पे लगाया और रो के जो है वो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास यहाँ पे जब रो पे सेपरेटली अप्लाई किया तो क्योंकि जो आपके पास रो है वो आपके पास टाइम का भी फंक्शन है और आर का भी आपके पास फंक्शन है, तो आपके पास जो है वो अगर हम लोग इसको हम इस तरह से सपोज कर लें तो एक्चुअली हमने ये जो सारा कुछ किया है लास्ट स्टेप में, एक मिनट, ओके हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट ऑफ रो ले रहे हैं। अब रो जो है ना हमने कहा है कि वो आपके पास फंक्शन है आर प्राइम का और टी आर का। तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि हम उसको पहले जो है वो टी आर के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन टी आर का फिर हम जो है वो ग्रेडियंट लेंगे। तो यहाँ पे पहले इन्होंने इसको टी आर के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया और उसके बाद पार्शियल टी आर को पार्शियल टी से रिप्लेस कर दिया और वो इस वजह से किया है क्योंकि आपके पास जो टी आर है वो टी माइनस टी टैलिक आर ओवर सी है और जो टैलिक आर है वो आर माइनस आर प्राइम के बराबर है, जो कि फंक्शन ना टाइम का है और ना ही टी का फंक्शन है ना ही टी आर का फंक्शन है, क्योंकि सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो हैं वो आपके पास मूव नहीं कर रहे रिलेटिव टू ईच अदर, वो फिक्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स हैं इन द लैब रेफरेंस फ्रेम। देयरफॉर आप पार्शियल टी आर को हम पार्शियल टी के बराबर ले सकते हैं या पार्शियल ओवर पार्शियल टी आर को पार्शियल ओवर पार्शियल टी के बराबर ले सकते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ टी आर किसके बराबर है, क्योंकि डेल जो है वो ग्रेडियंट जो है वो आपके पास आर का फंक्शन है सिर्फ, तो इसलिए ग्रेडियंट ऑफ टी आर जो है आप उसमें टी आर की वैल्यू को पुट करें तो टी माइनस आर ओवर सी के बराबर है। फिर आप उसके बाद टी पे आपने ग्रेडियंट अप्लाई किया माइनस 1 ओवर सी और आर पे अप्लाई किया, टी का जो ग्रेडियंट है वो इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि ओबियसली टी जो है वो उसमें तो कोई स्पेशल डिपेंडेंस नहीं है, तो उसका जब आप ग्रेडियंट लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। माइनस ग्रेडियंट ऑफ आर ओवर सी आ गया और आर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से आपके पास आपको पता है कि ग्रेडियंट जो है आप लेंगे किसी वेक्टर का तो वो आपको क्या देगा, एक यूनिट वेक्टर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर दे दिया और अगर आप ग्रेडियंट आपके पास 1 ओवर आर का अगर आप लें तो वो माइनस आर हेड ओवर आर स्क्वायर है और इस पीडीएफ के एंड में अपेंडिक्स में उसे इस रिजल्ट्स को सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है ग्रेडियंट ऑफ रो टोटल जो है उसका जो फाइनल फॉर्म है फिर वो इन्होंने यहाँ पे आपके पास लिख दी है। जो यहाँ पे आपके पास टाइम के साथ डिपेंडेंस है, फिर उसको टाइम के साथ डिवाइड करने के बाद जो है वो यहाँ पे उसे रो डॉट लिख दिया है और रो डॉट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वो एक्चुअली किसके बराबर है। तो इस तरह से आपके पास जो है जो रिटार्डेड पोटेंशियल है उसमें आपके पास ग्रेडियंट जब आपने उसका लिया तो आपके पास इस ये वाला रिज़ल्ट आ गया। और एक्चुअली ये रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब ये आपके पास इनिशियल फॉर्म थी, फिर उसके बाद आपने उसमें डेल्टा रो की वैल्यू पुट की और डेल्टा 1 ओवर आर की वैल्यू पुट की तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया। अब हमने क्योंकि लैप्लासियन लेना है तो इस मीन के हम इसके ऊपर एक और इसका ग्रेडियंट लेंगे, तो जब हम इसके ऊपर एक और ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन उसी तरह आपके पास क्या होगा, इसके ऊपर पूरे टर्म के ऊपर ऑब्वियसली डॉट होगा
तो पहले आपके पास जो है अब यहाँ पे टर्म्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, ऑलमोस्ट ये तकरीबन 4 टर्म्स हैं, 2 इधर बनेंगी और 2 इधर बनेंगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो रो हाइट ओवर आर को छोड़ दिया और आर हाइट ओवर आर को छोड़ दिया और रो के ऊपर आपने लगाया, फिर उसके बाद आपने रो को छोड़ के आर हाइट ओवर आर पे लगाया। इस तरह सेकंड टर्म में भी आपने आर हाइट ओवर आर स्क्वायर को छोड़ के रो पे ग्रेडियंट अप्लाई किया, फिर रो को छोड़ के आर हाइट ओवर आर स्क्वायर पे अप्लाई किया। तो ग्रेडियंट ऑफ रो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। अब ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, और ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आर प्राइम और टी माइनस आर ओवर सी, आर टी आर की जगह वैल्यू, फिर इसी तरह आपने आर की जगह आर माइनस आर इटैलिक आर की जगह आर माइनस आर प्राइम लिख दिया। और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने उसका पहले टाइम के साथ लिया और फिर टाइम का जो है वो हमने क्या किया, ग्रेडियंट ले लिया। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि हमने जो है वो टाइम जो है उसके रिस्पेक्ट से हमने इसे लिया। एंड देन टाइम का जो टाइम है उसका हमने जब ग्रेडियंट लिया तो वो आपके पास डेल्टा आर माइनस 1 ओवर सी कॉमन आ गया, क्योंकि ओबियसली इस टर्म का जब आप ग्रेडियंट लेंगे तो वो माइनस 1 ओवर सी ग्रेडियंट ऑफ दिस टर्म आ जाएगा। ठीक है, और वो आर हेड के बराबर है जैसे हमने पहले देख लिया था। तो ये आपके पास जो है रो डबल डॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है वो किसके बराबर है, और जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो सब बता दी। इसके अलावा ये जो है ये क्रोनिकल डेल्टा आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो बस ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने पुट कर दिए फाइनल, और फिर उसके बाद आपके पास जो है सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। ये वाली फॉर्म जो थी वो इन्होंने कहा कि आपके पास ये जो फाइनल जो भी आपके पास फॉर्म आ गई सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, उसमें आपके पास ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास रिटार्डेड पोटेंशियल ही है, और ये आपके पास जो है ये रो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखें आपके पास जो ये फंक्शन है रो और साथ आपके पास जो है वो क्रोनिकल डेल्टा है, तो ये आपके पास ऑब्वियसली जब आप इसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको रो ही देगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिज़ल्ट है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने ये वाली टर्म उठा के एक मिनट, अच्छा इसकी जगह आपने वी आर पुट कर दी और ये वाली टर्म उठा के आप इधर रह के ले गए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जब टर्म आप उठा के इधर ले जाएं तो ये वाली फॉर्म बनेगी, और ये वाली फॉर्म अगर असल में आप देखें तो बॉक्स स्क्वायर वाली चीज़ बन रही है। अगर आप देखें ये वाली डेल स्क्वायर माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर वाली टर्म, और ये किसके बराबर आ रही है माइनस ये पूरी चीज़, क्योंकि हमने कहा है कि वो रो को रिप्रेजेंट करेगी। आप क्रोनिकल डेल्टा का फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला चीज़ जो है वो रो के बराबर कैसी है। ये फंक्शन वाली आपके पास उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है यहाँ पे कि अगर आपके पास फंक्शन है और साथ क्रोनिकल डेल्टा अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये, क्योंकि ये जो वाला आर जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो आप क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ करेंगे कि आर प्राइम को आर के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रो आर टी आर। तो इसलिए यहाँ पे रो आर टी आर आ जाएगा। ठीक है, या रो आर टी आ जाएगा। ठीक है, हर जगह टाइम जो है ना वो टी आर के अंदर जो है वो टी आर जो है वो टी में भी चेंज हो रहा है। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया, दस वी सी दैट द रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल डज इंडीड सेटिस्फाई द इनहोमोजीनियस इक्वेशन, द 4 डायमेंशनल पॉइजन इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया। जो हमने ली देखें ये उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया।
The same methodology can be carried out for the retarded vector potential with the same result. Please work through this yourself. तो आपने वो सब खुद करें और आंसर जो है वो आपके पास यही आएगा। आप अपनी बुक से हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास रिटार्डेड पोटेंशियल्स ये यूज़ करेंगे और आपके पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये आएंगे। D'Alembert ऑपरेटर जो है वो आपको पता है ये क्या इन्वॉल्व्स द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम and note that it is quadratic, not linearly dependent in the time variable t. Therefore, the D'Alembertian operator manifestly obeys time reversal invariance. Number one. Number two, nor does it distinguish past from future. So, thus there exists equally mathematical acceptable but physical unacceptable a KUL solution, one which violates KULT, known as the so-called advanced potential. The above proofs are also valid for the advanced potential solution. Here आपके पास एडवांस पोटेंशियल्स जो हैं उनकी ये टर्म्स हैं वो इसके बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो D'Alembertian ऑपरेटर है वो टाइम का सेकंड डेरिवेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है और ये कोई ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कोई लीनियर डिपेंडेंस नहीं है टाइम वेरिएबल पे। तो पहली बात तो ये ना कहा कि जो D'Alembertian ऑपरेटर है वो आपके पास टाइम रिवर्सल इनवेरिएंस, मतलब अगर आप टाइम को -t से जो है वो रिप्लेस कर देंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर सेटिस्फाई करता है। और इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पास्ट एंड फ्रॉम फ्यूचर। ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि आपके पास जो है वो अगर आप टाइम को रिवर्स भी कर रहे हैं तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा कि ये पास्ट की बात हो रही है फ्यूचर की। तो इसलिए आपके पास देयर एग्जिस्ट इक्वली मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल बट फिज़िकली अनस्टेबल, मतलब मैथमेटिकली तो एक एक्सेप्टेबल एक रिलेशन है बट फिज़िकली अनस्टेबल है, एक कैयुअल सोल्यूशन है। एक कैयुअल का मतलब ये है कि वो जो कि वायलेट करे कैयुअलिटी को, उसको हम कहते हैं सो कॉल्ड एडवांस पोटेंशियल। और उसको हमने इस तरह से लिखा, जो एडवांस पोटेंशियल है बस बाकी सारी जगहों पे आपने आर की जगह ए डाल देना है और एडवांस पोटेंशियल को आप इस तरह से, एडवांस टाइम को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडवांस पोटेंशियल आर टाइमली कंसिस्टेंट विद द मैक्सवेल इक्वेशन बट वायलेट कैयुअलिटी बिकॉज दे प्रिडिक्ट पोटेंशियल नाउ एट टाइम टी दैट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन एट द फ्यूचर टाइम। We do not observe such thing in our future. This has not stopped physicists from seriously looking for such thing as tachons. In our universe, direct empirical observation tell us that electromagnetic influences, changes, disturbance propagate with time, going forward, not going backward in time. The universe that we live in behaves causally. The macroscopic theory of electrodynamics must be manifestly time reversal invariant under the operation of time reversal because the microscopic elementary particle physics level the electromagnetic interaction manifestly obeys time reversal invariance. This is not a trivial point because the microscopic weak interaction violates time reversal invariance in certain situations. The weak decay of neutral, strange charm and weak bosons. Well, we are done with this. अब आपके पास ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ये आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल हुई हुई, आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और इधर से आप सोल्यूशन की भी हेल्प ले सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है जेफी-मैनकोस इक्वेशन। ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है। इसके बाद भी एक बहुत मुश्किल सा टॉपिक है। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट एक्चुअली, इट्स जस्ट अ टाइम टेकिंग। It has an appendix at the end which I am not going to discuss, and you should go through it if you have a problem with the formulas given and or discussed in the context of the lecture. He has beautifully explained and derived all the results, and it will definitely help you in MMP course. I would rather recommend you just do and derive these things and write down at the end of your lecture notebook. It will definitely help you. Okay,
I'm going to discuss a new topic. This is a Jeffremenko's equation. This is the time dependent generalization of Coulomb's law. तक we are now on a point कि जिस चीज़ के लिए हमने ये सारा कुछ स्टार्ट किया था, जिस चीज़ के लिए हमने ये इतनी मेहनत की थी, अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं. So now we are at the point कि जहाँ पे अब हम टाइम डिपेंडेंट जनरलाइज कूलम्स एंड बायो-सैवर्ट लॉ लिखेंगे. और वो आपके पास क्या है, गिवन रिटार्डेड पोटेंशियल्स आपको गिवन है और उनके करस्पॉन्डिंग आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी लिखती है. आपके पास जो माइक्रो डिटेल्स हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की या रिटार्डेड स्केलर वेक्टर पोटेंशियल की, वो ट्रिवियल नहीं है. तो इसलिए हम मतलब ट्रिवियल इन सेंस कि आपके पास इतनी आसान नहीं है कि जो आपके पास आराम से समझ आ जाए. तो आपको बड़ी केयर एंड टेंशन के साथ उनके साथ डील करना है. कि प्रीवियसली हमने पिछले पेजेस के ऊपर डिस्कस किया है माइनस डेल्टा वी आर के बारे में, और उसका रिलेशन भी हमने डिराइव किया है. और पार्शियल ए आर ओवर पार्शियल इज़ ईजी एज्यूमिंग नो रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑब्जर्वर. जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनके दरम्यान में हमने कोई रिलेटिव मोशन जो है वो नहीं है. फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो हमने ए का जो रिलेशन लिया ये वाला, इसको हमने टाइम रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया. तो इस पर जे के ऊपर जब टाइम डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो जे डॉट हो जाएगा. इसलिए आर के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आर जो है वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो आपके पास जे डॉट को हमने इस तरह से लिखा और टी आर आपके पास ये है. तो आपके पास जो टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन ऑफ कूलम लॉ है ई आर, उसमें हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ वी जो हमने ये चीज़ है, और ए की जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो हमने लिखा, और सी स्केयर जो है 1/ε0 म्यू नॉट के बराबर है. तो अगर आपका स्टैटिक केस हो जाएगा, ठीक है, स्टैटिक केस से आपके मुराद ये है कि आपका रो भी विद टाइम चेंज नहीं हो रहा और जे भी जो है वो आपके पास विद टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास सिंपल जो है वो रिड्यूस होकर ये आपको वही कूलम लॉ दे देगा जो आपने स्टार्ट में लिखा है. और इसी तरह अगर आप बी के ऊपर वर्क करेंगे डेल क्रॉस ए में, तो आपके पास जो है वो ए जो है उसकी वैल्यू आपके पास ये है, और ये आपने ए की वैल्यू आपने पुट की, और फिर आपने प्रोडक्ट रूल ग्रिफिथ की बुक में ये लिखा हुआ है, आपने ये अप्लाई किया कर्ल का, और आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई. फिर उसके बाद आपने कर्ल ऑफ जे लेने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ल ऑफ जे अगर आपने लेना है तो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू. तो कर्ल ऑफ जे जो है, अब देखें देखें आप जब कर्ल ऑफ जे लेंगे तो जे के एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा. तो उस हिसाब से उन्होंने सिर्फ अभी एक एक्स कंपोनेंट की वैल्यू लिखी है. इस तरह ये वाई है और ये जे है और जेड है. फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से सॉल्व करके ये लिख दिया. पहले आपने ये इसका ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है. पहले उन्होंने एक्स कंपोनेंट सॉल्व किया है, और फिर उसमें सेपरेटली आपके पास ये सॉल्व किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको जेड रिस्पेक्ट टू जेड सॉल्व किया है. जे को विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व किया है. तो जे क्योंकि जो है वो आर प्राइम एंड टी आर का फंक्शन है, तो आपने जे को पहले आपने चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टी आर के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड फिर टी आर को वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये वो वाले स्टेप्स हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं. और फिर उसके बाद आपके पास जे जेड डॉट जो है वो आपके पास आया है. एक मिनट. अब अगर आप जे जेड कंपोनेंट को आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी आर डिफ्रेंशिएट करें, या फिर आप विद रिस्पेक्ट टू टी करें क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो एक्चुअली ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है. ए कंपोनेंट हमने अभी लिया है, ठीक है. तो एक ये वाली टर्म हमने सॉल्व की जो इसके बराबर आई, ये वाली टर्म हमने सॉल्व की वो इसके बराबर आ गई, ठीक है. और जे जेड को इन्होंने सॉल्व करके, एक को इन्होंने सॉल्व करके इसी तरह आपने सबको लिख सकते हैं, ठीक है. तो डेल क्रॉस जे टोटल जो है वो अगर आप उस तरह से देखें, अब देखें ना, इसको इन्होंने सॉल्व करके इसको कम्पैक्ट किया है, इस तरह से कम्पैक्ट किया है या आप इन्होंने कि अगर आप ये आपके पास समझे जे है और साथ इसका क्रॉस हो रहा है ग्रेडियंट ऑफ आर के साथ, ठीक है.
और ग्रेडियंट ऑफ आर जो है वो आर हेड के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर आ गया। और ग्रेडियंट ऑफ 1/r जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो इसके बराबर होता है। अपेंडिक्स देख लें तो आपके पास रिलेशन ये बन जाएगा। तो ये टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ आपके पास हो गई। तो अब इसमें अब अगेन जे डॉट को आप ज़ीरो करेंगे तो आपके पास बायो-सेवर्ट लॉ जो पुराना वाला है वो आ जाएगा। तो जो रिटार्डेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेशंस हैं वो आपके पास आगे है। इनको हम जेफी-मेनकोस इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये स्कॉलर जेफी-मेनको ने 1966 में इसमें काम किया था। और ही हैज़ ऑल्सो रिटन, इसने कोई अपनी न्यू बुक भी लिखी है। आप इसको अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो हम ये जेफी-मेनकोस इक्वेशन को यूज़ करेंगे कर सकते हैं फॉर रिटार्डेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस मॉड्यूला फॉर अ पॉइंट चार्ज क्यू मूविंग विद रिटार्डेड वेलोसिटी। तो कह रहे हैं कि इस जेफी-मेनकोस इक्वेशन का अगला स्टेप जो होगा, हमारा अगला जो टॉपिक है वो यही है कि हमने इस जेफी-मेनकोस इक्वेशन को यूज़ करना है फॉर रिटार्डेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस फार्मूला फॉर अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूविंग विद रिटार्डेड वेलोसिटी वी। तो अगर आपके पास कोई चार्ज मूव कर रहा है सम रिटार्डेड वेलोसिटी, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास जो रो है वो आपके पास इसके बराबर है, और आपके पास जे को हम रो वी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रो की जगह हमने ये चीज़ लिख दी। आर जो है इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एट द सोर्स पॉइंट आर प्राइम एट द रिटार्डेड टाइम टी आर। इट कैन बी शोन आफ्टर मच वर्क फॉर अ पॉइंट मूविंग पॉइंट चार्ज क्यू के ये जो है आपके पास मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए, अगर पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है तो आपके पास ये हमने अभी आपको डेरिवेशंस ये हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर मूविंग पॉइंट चार्ज इसके बराबर आती है। और जो ये वाला फैक्टर है इसको इन्होंने के कैपा से रिप्रेजेंट किया, इसे हम रिटार्डेड फैक्टर कहते हैं। और ये सब चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। ड्यू टू एक्सप्रेसिट दिस टाइम डिपेंडेंस विद द मूविंग चार्ज क्यू, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन एवेल्युएटिंग द टाइम डेरिवेटिव। The result, after much additional careful work, है Richard Feynman's expression for the retardant potential and a Heaviside function for the version charge Q. They have done a lot of things. मतलब लाइक अभी आप फ़िलहाल ये सिर्फ चीज़ नोट डाउन कर लें। और स्टैटिक केस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास टाइम डेरिवेटिव्स ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और अगर कॉज़ाई स्टैटिक नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेंगे जिसमें स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से, तो आपके पास जो है वो लोरेंस फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो इसमें दो चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया, हेविसाइड एक्सप्रेशंस या ओलिव हेविसाइड एक्सप्रेशन का, और एक आपके रिचर्ड फेनम्स एक्सप्रेशन का। ये हम इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक मुझे आपकी बुक का एक दफ़ा रिव्यू करने दें कि आई थिंक आपकी जो बुक है उसके अंडर जो है वो इन चीज़ों को मेरा नहीं ख्याल के डिस्कस किया गया। लेट मी सी, आपकी बुक में जो चीज़ें की गई हैं रिटार्डेड पोटेंशियल्स तो हैं, जिसकी इधर जो आप बुक में से भी आप देखेंगे जेफी-मेनकोस इक्वेशंस, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जल्दी किया है। फिर उसके बाद जेफी-मेनकोस इक्वेशंस आ गई, और हाँ फिर उसके बाद पॉइंट चार्जेस के लिए आ गए। तो वो ये वाला नहीं है, चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हेविसाइड वाला और फिर रिचर्ड फेनम एक्सप्रेशन। अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा पॉइंट चार्ज, कि हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पॉइंट चार्ज डेट इज़ मूविंग इन अ स्पेसिफाइड ट्रैजेक्टरी। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अब करेंगे। बस ये एक लास्ट टॉपिक है क्या हमारे इस चैप्टर का। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये वाला
ये नहीं, बल्कि लास्ट टॉपिक नहीं है, बल्कि इसके बाद इस मतलब टॉपिक के फिर साथ टॉपिक है द फील्ड ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज भी हमने करनी है। मतलब मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल्स फाइंड करने हैं एंड देन फिर हमने फील्ड फाइंड करनी है, मतलब जो कि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है इसका। तो नेक्स्ट अब हम वो करेंगे।